अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। एक अहम बैठक फिर से इस्लामाबाद में लगना शुरू हो गई है। आईएमएफ क्यों चाहता है कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर रीरा अथॉरिटी का क़याम जो है उसको जो हो चुका है उसको फ़ाल किया जाए। रीरा है क्या, इससे क्या मकासद हैं, किन टारगेट्स को अचीव करना है, किस तरह ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, स्पेशली जब हम ये बात करते हैं कि जी रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा है जिसके साथ बहुत सारी और भी सनतें कनेक्टेड है और बहुत सारा सरमाया इसमें मुल्क में जो बेहतरी है उस इस रियल इस्टेट सेक्टर से भी बड़े पैमाने पर लाई जा सकती है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। एक मूव होने जा रहा है और इससे क्या मकासद का उसूल जो है वो यकीनी बन सकेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं वो मोहम्मद एजाज साहब हैं, रुकन हैं, सीसी मेंबर हैं आबाद के। उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले रीरा है क्या, हमारे नाजरीन को बताएं और इससे किन मकासद का उसूल को यकीनी बनाना है उस हवाले से बात करें। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा रीरा है क्या और इसको बिजनेस कम्युनिटी किस तरह देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी रीरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं जी। किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो बहुत रोबस्ट हो और प्रूडेंट हो। दूसरा फॉर्मल फाइनेंस का एक्सेस हो और तीसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। ये तीनों चीजें इस वक्त रियल एस्टेट के बिजनेस में तकरीबन ना होने के बराबर है। तो जो रीरा का कयाम है वो जरूरी है कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जिसमें काम करने वालों की एलिजिबिलिटी डिफाइन हो, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफाइन हो, उनकी मैनेजमेंट कैपेसिटी डिफाइन हो और फिर वो किस तरीके से अपना बिजनेस अंडरटेक करेंगे ये डिफाइन हो। तो ये तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस से वाकिफ हैं और वो इससे एग्री करते हैं कि ये होना चाहिए। ताहम जो बिल्डर्स और डेवलपर्स कम्युनिटी है उसकी परेशानी ये है कि इस वक्त उसका बिजनेस बहुत मुश्किल हालात में हो रहा है। जो माहौल है वो उसके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है। वो जिन शहरों में काम कर रहे हैं उन शहरों का मास्टर प्लान नहीं है और उसमें जो जमीन की अवेलेबिलिटी है सरकार उसको यकीनी नहीं बना रही है। फिर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें हैं, जैसे म्यूनिसिपल सर्विसेज है, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, ड्रेनेज, इन तमाम को मौजूद नहीं किया जा रहा बिजनेस के लिए। तमाम चीजों का ख्याल डेवलपर को खुद रखना पड़ रहा है। मोहम्मद एजाज साहब, हम ये जानना चाहेंगे और यकीनी तौर पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये जानना चाहेंगी कि देखें एक अहम डेवलपमेंट तो बन रही है, ये कानून तो बन चुका था मगर इसको अब तक फाल क्यों नहीं गया। अगर डेवलपर्स बिल्डर्स कम्युनिटी जो है वो बेहतर समझती है तो फिर क्या वजूहत थी कि इसको इतना फाल नहीं किया गया इससे कबल, और क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जितनी भी बिल्डर कम्युनिटी है उनको इस रीरा को लेकर। ये 2 बातें हैं। एक तो ये कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद। तो अब हमें रीरा बनानी है हर प्रोविंस में। जो मेरी मालूमात है वो ये कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में एक रीरा बनी थी फेडरल एरियाज के लिए होंगी, इस्लामाबाद जो फेडरली गवर्न टेरिटरी जोन के लिए, और उसको भी सिर्फ बिल पास किया गया लेकिन वो अथॉरिटी कायम नहीं की गई। जो बिल्डर्स और डेवलपर्स का कंसर्न है वो ये है कि अभी ऑलरेडी उनको कोई 16-17 एनओसीज देने पड़ते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए और जो पूरा सिस्टम है एनओसीज का वो डिसइंटीग्रेटेड है और वो पिलर टू पोस्ट भागते फिरते हैं एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में। उनको खदशा ये है कि रीरा बना के एक और लेयर ऐड कर दी जाएगी। तो पहले वो 16 एनओसी लेते थे तो अब उन्हें 17 एनओसी लेने पड़ेंगे।
हुकूमत को चाहिए कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करे। सर ये और काफ़ी कॉस्ट ऑफ दरीना बहुत ही एक अरसे कबल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो ये बात करती दिखाई देती है, अपील करती दिखाई देती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं इस हद तक कि ना सिर्फ सीएम चीफ मिनिस्टर बिलावल साहब बल्कि आर्मी चीफ साहब से भी आप लोगों की मुलाकातें और बैठकें लग चुकी हैं। तो अब कहाँ डेडलॉक बना हुआ है, कब जाके वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आप लोग समझते हैं कि जनाब सरमायाकारी यकीनी बन सकती है, बैरून मुल्क से बड़े लेवल पे लार्जर स्केल पर सरमायाकारी मुमकिन बन सकती है। मगर अगर आप मुझे पॉइंटर्स में बताएं कि जनाब ये वो ऐसे मामलात हैं, ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से रियासत अगर उसको नज़रसानी करे तो शायद जो एक बल्क में एक लार्जर स्केल में या तो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है बाहर और जो बाहर मौजूद है वो इधर नहीं आ पा रहा सरमाया, वो मुमकिन बन सके। वो कौन सी पॉलिसीज है, मैं चाहूंगा कि उसका भी आप जिक्र करें। सब सवाल तो बहुत आसान और सादा लगता है, लेकिन आपने बिल्कुल बचा तौर पे कहा कि ये देरीना मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे। और आप 1.5 घंटे की फ्लाइट पे दुबई जाके देखिए कि वहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस कैसे हो रहा है और किस तरह वो पूरी दुनिया से सरमाया लाने में कामयाब हुए हैं। आप अपने बड़े शहरों का मवाजना करके देखें कि हमारे यहाँ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। रहने के लिए घर नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, होटल्स नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, मॉल्स नहीं है, आप ऑफिस स्पेस नहीं है। आप मेंशन करें कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी शोबा हो उसमें शदीद फुकदान पाया जाता है, इसलिए कि इस तरफ सरमायाकारी हो नहीं पा रही है और इसमें मुनज़्ज़म इदारे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े मसाइल क्या हैं कि टाइटल ऑफ लैंड हमारे यहाँ अक्सर डिस्प्यूटेड रहता है। इस पर कोई भी शख्स पूरे एतमाद से कभी कह नहीं पाता कि मेरा टाइटल ऑफ लैंड क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, अप्रूवल का प्रोसेस इतना कम्बरसम और एक्सपेंसिव है कि वो कॉस्ट बढ़ा देता है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। नंबर 3, टैक्सेशन की शरह बहुत ज्यादा है और इसमें टैक्सेशन की जो नौयत है वो अपफ्रंट नेचर की है। मसलन जब भी कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होती है उसमें 14% टैक्स लग जाता है। यानी आपने 100 रुपए की ट्रांजैक्शन की तो उसमें बायर और सेलर को मिलके 14 रुपए टैक्स पे करना है। ये मेरा ख्याल है दुनिया भर में हाईएस्ट होगा। मोहम्मद इजाज साहब, मैं आपकी बात से ये मतलब आपके ऊपर है कि आप तायद करें या तरदीद करें, मगर जिस परेशानी का इजहार आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं जी टैक्स का एक मसला है, एनओसीज का एक मसला है, टाइटल का जो बहुत ही अहम मसला है, उसके साथ साथ जो एक लीगल बिजनेस है, एक लीगल डेवलपमेंट सेक्टर है, वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। और फिर यही वजह है कि गोट आबादियाँ जो हैं शहरों के अंदर बड़ी तेज़ी से सरायत कर रही हैं और वो जो अनप्लान्ड मामला है वो ज़्यादा तरीके से सामने आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये टैक्स का, एनओसीज का और जो लीगल बिजनेस है उसको बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। क्योंकि ये जो ज़रूरत है ना, घर की, कारोबार करने की जगह की, तालीम की जगह की, ये बहुत बुनियादी नौयत की है। अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से इसको सप्लाई नहीं करेंगे तो लोगों ने रहना तो है, फिर स्लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी कहा जाता है कि कराची की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी अनऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स में बैठी है, क्योंकि लोगों को सर छुपाने के लिए जगह तो बनानी है। आपने उसकी फॉर्मल सप्लाई का इंतजाम नहीं किया तो लोगों ने अपना हल खुद ही ढूंढ लिया और वो गैर मंजूर शुदा मंसूबे कर रहे हैं जिसमें रिस्क भी ज्यादा है, जिसमें सेहत को भी सख्त नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें जराइम में भी इजाफा हो रहा है, जिसमें तमाम मसाइल जो है जन्म ले रहे हैं। बहुत सारे मामला इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। आखिरी सवाल सर, है अगर हुकूमत सिर्फ एक सनत को सीधा कर दे, वो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन। अगर उसमें फॉर्मल फाइनेंस आ जाए, उसमें अच्छी मैनेजमेंट आ जाए, उसमें अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाए, हमारी मईशत का पहिया घुमाने के लिए ये काफी है। आप बहुत बड़ा एक जुमला दे रहे हैं सर। आप कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को देख लें, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी मुल्क की खुद ब खुद।
खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अब सर ये आखिरी सेहत सब, के हाँ मसाइल का भी जवाब है, लॉ एंड ऑर्डर का भी जवाब है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, टैक्स भी हुकूमत का ज्यादा जमा होगा। लेकिन जो हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है सौटन, उसमें अच्छे लोग इस कारोबार में आने से हिचकिचा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑपरेट कर रहा है। मैं मोर समझ देन गया। 90% बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहा है, जो ना अप्रूवल ले रहा है, ना वो किसी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। तो हमारे मसाइल कंपाउंड होते चले जा रहे हैं। अब सर एक और भी बात है कि जो रीरा का मामला है उसके अंदर एक ये भी बात है कि जनाब इसके अंदर जो टाइटल ऑफ लैंड है वो भी बहुत मजबूती के साथ पता चल सकेगा कि जनाब टाइटल ऑफ लैंड किसके पास है। इससे कितने फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और इससे एक आम शहरी को क्या फ़ायदा होगा, हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन भी जान सके ये चीज़। और जुर्मानों की भी बात हो रही है टैक्स के हवाले से, इसको किस तरह देखते हैं? आप किसी भी डिनर डिस्कशन में देखेंगे कि रियल एस्टेट के मामले में लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। और फ्रॉड की नौयत क्या होती है कि उन्होंने प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के एक से ज्यादा मालिक निकल आए। अक्सर ये सुनने में मिलता है। और जो डेवलपर्स हैं वो भी परेशान हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो लिटिगेशन में चले जाते हैं बिकॉज टाइटल डूबियस है। सो टाइटल की तो क्लैरिटी जो है वो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। रीरा कैसे और इसके अंदर इसमें सर रोल प्ले करेगा सर, ये एक नाजरीन को रीरा मैं जो चाह है रहा ना, हूँ हाँ वो समझ सके। रीरा जो है वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा कि कौन सी एजेंसी किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और फिर वो एजेंसी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर रीरा ने लैंड अथॉरिटी से कंफर्मेशन ले लिया कि ये टाइटल किसका है, तो वो टाइटल कंफर्म होना चाहिए। फिर उसमें सारे डाउट्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो रीरा को ये अंडरटेक करना चाहिए कि अगर ये अथॉरिटी बन गई है तो उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो टाइटल को सर्टिफाई करे, वेरीफाई करे कि ये टाइटल क्लियर है। फिर एजेंसियां जो है म्यूनिसिपल सर्विसेज वाली, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। बिजली देने वाला इदारा बिजली सप्लाई करे, पानी वाला पानी दे, सीवरेज वाला सीवरेज को देखे, ड्रेनेज का मुनासिब निज़ाम हो, सड़कें उसकी मेंटेनेंस, वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। फिर जो बायर है वो क्या चीज़ खरीद रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो किन शराइत पे खरीद रहा है ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो ये तमाम चीज़ें सप्लाई कर रहा है उसका कितना कैपिटल होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये इस तरह पूरी दुनिया, ये हम लोग नया काम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। हमारे पड़ोस में इंडिया ने रीरा बनाई है और आप देखेंगे वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिकॉज अभी तो इतना घबराहट है रियल एस्टेट में काम करते हुए कि अच्छे लोग रियल एस्टेट के सेक्टर में काम नहीं करना चाहते। यानी परेशानी है लोगों को अपने बच्चों को मोटिवेट करना कि वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस करें। और फॉर्मल बिजनेस हाउसेज उसमें नहीं आ रहे हैं क्योंकि टैक्स इवेजन बहुत रैम्पेंट है। टैक्स इवेजन को रोकना होगा। और टैक्स रेट इतना ज्यादा है कि लगता है कि अगर आप इवेजन नहीं करेंगे तो आप कारोबार ही नहीं कर सकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजाज साहब। रुकन सीसी आबाद थे और तफसील से बता रहे थे कि रीरा है क्या और किस तरह ये रोल प्ले करेगी। हमारे साथ तजिया, हम भी इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। रोशन अली साहब हैं, इसी रियल इस्टेट सेक्टर के एक अहम आदमी हैं, समझे जाते हैं। इनसे भी इनका तजिया जानेंगे कि एक अहम मामला, एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, किस तरह देखते हैं, रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा अब अगर इसको फाइल कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया रोशन अली साहब। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अब सूरत हाल कैसी बनेगी अगर इसको फाइल कर दिया जाता है रीरा को, किस तरह, क्या समझती है बिजनेस कम्युनिटी, कितने बेनिफिट्स हासिल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रजा साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। जी। और जो उनके बात है कि रीरा की, तो आपको पता है कि हमने हफ्ते 10 दिन पहले भी रीरा के लिए प्रोग्राम किया था। बिल्कुल किया था। इसी प्रोग्राम में हमने जोर दिया था कि अथॉरिटी क्यों नहीं बन पा रही। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपने जो जोर दिया था वो हुकाम बाला तक भी आपने मेरी बात पहुंचाई थी। और माशाल्लाह मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो बात वहां तक पहुंचाई, उन्होंने सुनी। जिसका असर ये हुआ है कि आप देखें रीरा का कानून, जो कि मैं 2 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में रीरा का कानून होना चाहिए। अगर
पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो रीरा का कानून होना चाहिए। और पाकिस्तान में रीरा के कानून के बाद जो है हमारे मुल्क में लोगों का एतमाद बढ़ेगा, लोगों की सरमायाकारी हमारे मुल्क में होगी और सिर्फ पाकिस्तानी बहुत पैसा भेजेगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होगा और वो जो पैसा है वो बैंकिंग चैनल के जरिए इस्तेमाल होगा। अभी जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, जिसका दिल चाहता है वो अपना एग्रीमेंट बना के पैसे ले लेता है, फिर बेकायदगी होती है, कोर्टों में केसेस चलते हैं, अदालतों पे बोझ पड़ जाते हैं, वकीलों पे जो बोझ पड़ जाता है, ये सब चीजें रीरा के कानून के बाद जो है खत्म हो जाएंगी और आप देखेंगे कि इसमें हमारे मुल्क में इतनी तरक्की आएगी। बल्कि मैं तो एक बात और कह सकता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो ये चंद सालों में हमारे मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा, इतना हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा। मगर सर थोड़ा सा ये बताइएगा, जो बहुत सारे बिल्डर कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑलरेडी इतनी एजेंसीज हैं, उनके साथ एनओसीज लेनी है, अब वो ये समझते हैं कि जनाब इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना एक दरवाज़ा और खुल जाएगा परेशानी का। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए सारे रास्ते उस कानून के हिसाब से बनने चाहिए। अब आप समझते हैं कि इस वक्त जो रियल एस्टेट एजेंट हैं क्या ये क्वालिफाइड हैं? नहीं है। इनके जरिए कितने लोगों के पैसे जो है वो तबाह हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो रीरा का कानून तो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर एक चैनल खुलता है तो उसके लिए फिर आपके पास क्राइटेरिया ये होगा कि आप जो है वो किसी क्वालिफाइड जो एक एजेंट होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, वही जो है ना क्वालिफाइड एजेंट होंगे जो कि हमको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इस वक्त। मतलब ये नहीं होगा कि जिसका दिल उठाया, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, जिसका कोई काम नहीं है, उसने एक दुकान खोली, तख्ती लगाई रियल एस्टेट की और शुरू हो गया काम, उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी, वो कहीं ना कहीं कानूनी कटेरे में खड़ा हो सकेगा। आप ये बात कह रहे हैं? मैं बिल्कुल 100% ये बरबला ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त यही हो रहा है। जितने लोग भी अगर किसी लोगों के शिकार हो जाते हैं, मतलब वो रोशन अली साहब, एक बात मुझे समझाइएगा ना, मुझे एक बात जाननी है रोशन अली साहब कि ये कैसे मुमकिन होता है कि बहुत सारी मल्टीपल सोसाइटीज हैं, हम ये देखते हैं जी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही होती हैं, हमें पता चल रहा होता है कि जनाब फलाना सोसाइटीज हैं, वहां पर कब्जे हो गए, वहां पर डबलिंग हो गई, वहां पर क्लेमर्स निकल गए, वो कहते हैं जी हमारा यही कराची है, इसी के अंदर डीएचए भी और दीगर बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज हैं, वहां पर ये नहीं हो पाता। एक ही शहर के अंदर ये दो किस तरह चीजें बन जाती हैं कि एक तरफ जी एक आम आदमी कहता है जी इधर प्लॉट ले लिया तो मुमकिन है कोई मसला नहीं होगा, कोई डबलिंग नहीं होगी, मगर दूसरी बड़े नाम की सोसाइटीज होती हैं और वहां पर हम देखते हैं कि जनाब ये क्या है, आप वहां पर सीमेंट और ईंट लेके खड़े होते, पता चलता है जी ये तो मेरा प्लॉट है, कोई साहब आ जाते हैं। तो ये इतनी हॉरिबल चीज है, ये कैसे मुमकिन नहीं बन पा रही अब तक? देखें, इसका मुमकिन नहीं बनने की वजह सिर्फ रीरा है। रीरा के तहत जहाँ भी काम होगा ना, चाहे वो कोई सोसाइटी हो या कोई भी हाउसिंग स्कीम हो, कहीं पर भी आप कोई गबन या आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके कानून के मुताबिक रीरा पाबंद करेगा कि भाई ये जो सोसाइटी है उसके कुछ अपने लवाजमात है उसको पूरे करना जरूरी है। जब वो पूरे हो जाएंगे तो उनको एनओसी मिलेगी, उसके बाद रीरा के तहत ही आप काम शुरू कर सकेंगे। और रीरा के अंदर एक लंबी डिटेल है कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे होनी चाहिए, जो बिल्डर हैं उनके नाम पर होनी चाहिए। और जो भी अच्छा रोशन अली साहब, एक और बात मुझे बताइएगा, हम दुनिया की तरफ जब देखते हैं, तरक्याती ममालिक की तरफ देखते हैं, तो वो कहीं ना बिल्डर कम्युनिटी को भी बाउंड करता दिखाई देता है। वो ये कहता है कि जनाब कम से कम जो है आपको इतनी कंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए 50%, और उस वक्त तक वो सेल एनओसी नहीं देता, और जब सरमाया एक लग जाता है तो उसको यकीन हो जाता है कि जनाब अब ये कहीं भाग नहीं सकता। यहां तो मामला ये है कि लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद बिल्डर्स भाग जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। सर तो कितनी हॉरिबल सिचुएशन है, करोड़ों नहीं अरबों का मामला है, एक एक कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर अरबों रुपए लोगों के लग जाते हैं और वो फाइलें हाथ में लेके घूम रहे होते हैं रद्दी की तरह। देखिए, मैं 2 साल से इसी चीज को इंडिकेट करता जा रहा हूँ कि देखें ये हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है, जो जिसका दिल चाहता है किराए पे जगह लेता है, जाके बैठ जाता है और वो अपना एतमाद हासिल करके लोगों से करोड़ों अरबों रुपए लेके फ्रॉड हो जाता है, भाग जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि कानून नहीं है। तो रीरा होने के बाद आप यकीन माने, आप सिर्फ रीरा का कानून बनने दें, आप यहाँ हैं हम भी इधर है, हमको देखिएगा कि कोई आदमी कोई बदध्यानी नहीं कर सकता, कोई कानून पे हट के काम नहीं कर सकता। उसके बाद रीरा उसको खुद पाबंद करता है, क्योंकि जो भी आपकी पेमेंट होगी वो पेमेंट आपकी जो है वो बैंकिंग चैनल से होगी। जब बैंक बीच में बैंक गारंटर बनेगा तो आपका सारा काम बनेगा बैंक के थ्रू, तो आप
एजेंट होगा, फिर उसमें सेलर और बायर दोनों अपना एग्रीमेंट जमा कराएंगे, जो प्राइस लिखी गई है रीरा में उसी के तहत वो पाबंद होंगे उसको सेल परचेज करने में। तो रीरा का जो हमारा ऑफिसर होगा उसका काम ये होगा कि सारा डॉक्यूमेंट्री, सारा इंस्ट्रूमेंट के जरिए सारी पेमेंट होगी, कोई कैश पेमेंट नहीं होगी। जहां पे कैश पेमेंट आ गई वहां पर अब तो फ्रॉड शुरू हो गया। जब आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी काम करेंगे और फिर सेलर परचेजर दोनों जो है ना पाबंद होंगे कि सेलर उसी वक्त जो है ना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा परचेजर के नाम पे, और रीडर का जो अफसर है उसका काम है कि वो पैसे उसी वक्त जो है सेलर को देगा। आप मुझे बताएं, इतना इतना साफ सुथरा कानून जब होगा तो इसके तहत फ्रॉड होगा। ये जो गरीब मासूम लोग हैं जो कि धक्के खा रहे हैं कोर्टों के अंदर, आप बताएं इनको कितना रिलीफ मिलेगा। तो इसकी मतलब मैं समझता हूँ इसका अगर से हमको अल्लाह ही दे सकता है। या ये जो लोग ये कानून बना रहे हैं अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनको दुनिया आखिरत में भी इनके लिए ठीक है, मतलब इसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। रीरा को बहुत शुक्रिया। रोशन अली साहब अपना तजिया पेश करते हुए बता रहे थे कि जनाब बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हल हो सकते हैं अगर एक अथॉरिटी बन जाए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उसके ऊपर बनी हुई थी, फाल नहीं थी, अब इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके नताइज नाजरीन मैं आपको लाजमी इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ कि आइंदा जब ये प्रॉपर फाल होती है तो इसके नताइज क्या निकलेंगे वो भी अपने प्रोग्राम में जिक्र करने की कोशिश करूँगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाजरीन एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़ रहिएगा। एक अहम स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे।